बच्चों, सभी कैसे हो बेटा। तो रोज की तरह ही आज भी हम क्या करेंगे, आज के सुविचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का सुविचार क्या है। तो बच्चे, सफलता का प्रयास अधूरा नहीं करना चाहिए, पर हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? आवर एफर्ट्स टू बी सक्सेसफुल shouldn't be half-hearted, but we still need to put in some kind of effort. तो कोई भी कार्य आप कर रहे हो तो क्या करना चाहिए हमें, उसको पूरे मन से आप कीजिए, कंप्लीट हार्ट से कीजिए। ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए जो कि आप आधी अधूरी करके छोड़ दें, क्योंकि आधी अधूरी किया हुआ जो कार्य होता है वो कभी सफलता की ओर नहीं पहुंच सकता। तो अगर आपको आपके लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो किसी भी कार्य में आप चाहते हैं कि उसमें सफलता मिले, तो उसे आपको क्या करना चाहिए, उसे पूरे मन से, पूरे लगन से, पूरे प्रयत्न के साथ आपको करना चाहिए। तो इसी सुविचार के साथ आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे तैयार हैं ना आज की क्लास को सुनने के लिए? तो बच्चे, हम लोग सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु ये चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको आप नोट करेंगे ताकि आपके एग्जाम्स में आपको काम आए। ओके। तो हम स्टार्ट करें बच्चे, आज के क्वेश्चन को, आज के अभ्यास प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जिसमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर का, एक नंबर या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आपने क्या करना होता है, आपको पता है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, है ना। ऑप्शंस दिए होते हैं, इसमें से आपने क्या करना होता है, करेक्ट आंसर को चूज करना होता है। ओके। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, सूक्ष्म जीव क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी क्या है। तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, अब देखकर आप अपने नोटबुक में इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चे। तो पहला है, जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते। बी ऑप्शन देखिए, जीव जिन्हें हम यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। ए और डी करके एक ऑप्शन दिया है, यानी कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों सही है करके दिया है, और डी ऑप्शन में दिया है जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। तो आपने क्या पढ़ा है सूक्ष्म जीव के बारे में, यही पढ़ा है हमने कि सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वे होते हैं जिन्हें हम अपने नग्न नेत्रों से नहीं देख सकते, जिनको हम यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं, है ना। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं हम दूसरे आंसर की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है। तो हम सभी जानते हैं बेटा, सूक्ष्म जीव जो है कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह उनको कैसे कैसे उनको जो है बांटा जाता है ना। कैसे, देखिए यहां पर पहला ऑप्शन है जीवाणु, कवक। दूसरा ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन है प्रोटोजोआ। सी ऑप्शन है शैवाल। और डी ऑप्शन आपको दिया है उपरोक्त सभी। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गे। तो आपको पता है कि जो सूक्ष्म जीव है वो इन सभी वर्गों में बांटे गए हैं, है ना। जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है, इसके अतिरिक्त विषाणु भी है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कवक क्या है, यानी कि जो फंगई होती है, जो फंजई जिसे हम कहते हैं, ये कवक क्या है। ये एक प्रकार के पौधे हैं, बहुकोशिकीय है, सूक्ष्म जीव है, उपरोक्त सभी। ओके। तो बेटा कवकों की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ये एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं,
जो देख पाते हैं वो वैसे टाइप के भी होते हैं। ये एक प्रकार के पौधे हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होते, तो हम इसका आंसर लिखेंगे उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो है हमारा चौथा प्रश्न। अतिसार और मलेरिया, अतिसार और मलेरिया किस सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं? तो जो अतिसार और मलेरिया है वो कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा फैलता है बेटा? इसको फैलाने वाले कौन है आपको पता है? जैसे कि मलेरिया है, ये मॉस्किटोस फैलाते हैं। तो वो जो कौन से सूक्ष्म जीव है जो इनके अंदर से मनुष्यों में या अन्य जीवों में फैलते हैं? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल। आपको पता है ये प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं। अगला देखते हैं, पांचवा। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन करने के प्रक्रिया का क्या नाम है? चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं जो जो क्रिया, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? किण्वन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, संक्रमण, मोल्टिंग। तो बेटा आप सबको पता है किण्वन या फर्मेंटेशन ही वो क्रिया है, वो प्रक्रिया है या वो प्रक्रम है जिससे कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने में सहायता करते हैं। तो हम यहां पर ऑप्शन लिखेंगे किण्वन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीवाणु कौन से होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, सर्वत्र पाए जाने वाले जीव होते हैं, उपरोक्त सभी। तो हमें पता है ये जो सूक्ष्म जीव यानी कि जो जीवाणु है वो एक कोशिकीय जीव है, सूक्ष्म जीव है, सर्वत्र पाए जाने वाले जीव है। हमें पता है जो जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं वो हर कहीं जगह पर पाए जाते हैं। तो ये जो तीनों ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं ये तीनों ऑप्शन सही है जीवाणु के बारे में। तो यहां पर हम उपरोक्त सभी करके लिखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कार्बनिक अवशिष्ट क्या होते हैं? कार्बनिक अवशिष्ट क्या होते हैं? सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा के अपघटन, उपरोक्त सभी। तो हमें पता है जो सब्जियों के छिलके होते हैं, जंतु अवशेष होते हैं, विष्ठा का अपघटन होता है, इन सब में कार्बनिक तत्व होते हैं, ये ने हम कार्बनिक अवशिष्ट कहते हैं। तो यहां पर इसका आंसर उपरोक्त सभी करके हम लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैदे के आटे में किण्वन में कौन सहायक होते हैं? यानी कि कौन सा सूक्ष्म जीव है जो मैदे के आटे में किण्वन की सहायता करता है यानी कि फर्मेंटेशन करता है? विषाणु, ईस्ट, प्रोटोजोआ या जीवाणु। तो हमें पता है आटे में किण्वन की जो क्रिया होती है वो ईस्ट द्वारा होती है। तो ईस्ट जो है इसका सही आंसर है। अगला, फल सब्जियों का विघटन होने से क्या बनता है? फल और सब्जियां जब हम लोग बाहर को फेंकते हैं तो उसका जो विघटन होता है ना, उसका जो विघटन होता है वो उसके बाद वो क्या बनता है? पहला ऑप्शन देखिए आप, कचरा बनता है वो। दूसरा ऑप्शन है खाद बनता है। सी ऑप्शन है आपका कूड़ा बनता है। गले सड़े पदार्थ बनते हैं। हम पढ़ चुके हैं बेटा, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जब फल और सब्जियां या फिर ऐसे जैविक जो चीजें होती है, जब ये बाहर को हम लोग डालते हैं तो जब ये मिट्टी में मिलते हैं उसमें कई प्रकार के जीवाणु एक क्रिया करती है और उससे वे क्या बनाते हैं बेटा? खाद बनाते हैं, है ना। खाद, ये खाद जो है हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगला जो प्रश्न है वो है, चेचक टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की, स्मॉल पॉक्स की जो जो वैक्सीन था उसकी उसकी डिस्कवरी किसने की थी? इन्वेंशन किसने किया था? ओके, तो लुई पैस्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। बेटा लुई पैस्चर के बारे में हम जानते हैं, क्या किया था उन्होंने? हमें पता है रैबिस वैक्सीन और पैस्चराइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। एडवर्ड जेनर की हम लोग बात करें तो एडवर्ड जेनर क्या है, क्या क्या किया था इन्होंने? चेचक टीके की खोज की थी, है ना। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने बैसिलस
एंथीसिस नामक जीवाणु की खोज की थी? किसने बैसिलस एंथीसिस नामक जीवाणु की खोज की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच, लुई पैस्चर। तो हमें पता है रॉबर्ट कोच कोच ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैसिलस एंथीसिस नामक जीवाणु की खोज की थी। याद है आपको? ओके, किसने की थी? हाँ बिल्कुल सही, रॉबर्ट कोच ने की थी, है ना। तो इन्होंने जो है एंथ्रैक्स डिजीज, जो कि जंतुओं में पाई, पशुओं में पाई जाती है, जो एंथ्रैक्स डिजीज है ना, तो ये जो एंथ्रैक्स डिजीज है इसके कारक बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। डेंगू के वायरस का वाहक कौन है? डेंगू वायरस का वाहक कौन है, ये पूछा। वाहक यानी कि कैरियर कौन है? हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था इसको, है ना। क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में? जी हाँ, देखते हैं। नर एडीज, मादा एनोफिलस, नर एनोफिलस या मादा एडीज। हमें पता है इसका आंसर क्या है, मादा एडीज, फीमेल एडीज मॉस्किटोज हैं। तो बच्चे ये आपके कैसे क्वेश्चंस हो गए? ये हमारे वन वर्ड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़े से लंबे क्वेश्चंस को, ठीक है। थोड़े से लंबे आंसर वाले क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। स्टार्ट करें हम लोग बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। ओके बेटा, तो जिनको नोट करना है बच्चे वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न, पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या है प्रश्न हमारा? प्रश्न है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं, तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? ओके, तो यहां पर देखो बच्चे, दो प्रश्न आए हैं। क्या है पहला प्रश्न, पहला भाग क्या है? क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देख सकते हैं? यदि नहीं, अगर नहीं देख सकते तो उन्हें हम कैसे देख सकते हैं, ये है प्रश्न। तो आपको इन दोनों पार्ट्स का आंसर देना पड़ेगा। तो पहले पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? नहीं, सूक्ष्म जीवों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, है ना। बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इन्हें कैसे देखा जा सकता है? फिर इन्हें सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जा सकता है। बेटा यहां पर जो है देखा है, ठीक है। ये देखिए यहां पर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, ये ऐसे करके आप लिखेंगे। तो आप अगर नोट करना चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। चलिए, ठीक है। तो नहीं, सूक्ष्म जीवों को नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते, वे बहुत सूक्ष्म या छोटे होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से या मदद से देखा जा सकता है। डन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों को हम कैसे, कौन से मेजर ग्रुप्स में इनको बांटा गया है, ठीक है। उनके मुख्य वर्ग यानी कि उनके मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं, देखिए जरा। हम पढ़ चुके हैं, हमें पता भी है इसका आंसर। सूक्ष्म जीवों को चार प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप्स। कौन कौन से हैं बच्चे? हाँ, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजुआ और कुछ शैवाल। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम सूक्ष्म जीवों के समूह में वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों को जो समूह में बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है, वो है बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। ये प्रश्न हो गया है बच्चों का, सबने नोट कर लिया बेटा? तो आगे चले हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। ओके, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम आपने लिखने हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नाम आपने लिखने हैं। तो क्या लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे बेटा? चलिए हम लिखते हैं आंसर। मिट्टी में मौजूद राइजोबियम,
और कुछ नीले हरे शैवाल जैसे बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण कर सकते हैं। ओके, तो हम राइजोबियम के बारे में या राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। हमने क्या पढ़ा था? हमने कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है वो कहाँ पाई जाती है? लेगुमिनस प्लांट्स में, है ना, जो फलीदार पौधे होते हैं उनके रूट्स के नोड्यूल्स में पाए जाने वाले जो है बैक्टीरिया होती है राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना। और कुछ नीले हरे शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गे जैसे बैक्टीरिया क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं। कैसे करते हैं? नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो तोड़ते हैं, उसका विघटन करते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, जैसे कि नाइट्रेट और नाइट्राइट में तोड़ते हैं। हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ा था। तो उसका स्थिरीकरण करते हैं और बाद में इन्हें नाइट्रोजन यौगिकों में, अभी मैंने बताया नाइट्रेट और नाइट्रेट में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, करके पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो पौधे क्या करते हैं? इस प्रकार से जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं उनको लेते हैं और अपने शरीर में प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों का सिंथेसिस करते हैं। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। तो आपने इन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनको याद रखना है। पहला तो इसको याद रखिएगा। कौन से, किसको याद रखोगे आप? राइजोबियम को, ठीक है। फिर आप याद करोगे नीले हरे शैवाल को। किसको याद करोगे? नीले हरे शैवाल, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं, है ना। इसको भी याद करोगे। तो ये क्या करते हैं? ये सब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं भूमि में। अगला प्रश्न देखिए, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखनी है आपने। तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये आपके एग्जाम्स में 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे जीवन में उपयोगी क्योंकि ये चैप्टर ही हमारा क्या है? सूक्ष्म जीवों के बारे में है। और उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इसमें, और जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है उनके बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आपने जरूर याद रखना है। तो हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियों में आपने लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। ओके, यस। यहां पर देखिए, सूक्ष्म जीव नग्न आंखों के माध्यम से देखने के लिए बहुत छोटे होते हैं, जबकि वे पौधे और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहने को तो वो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन ये क्या करते हैं बेटा? पौधों के लिए, पर्यावरण के लिए, जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए, सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या लिखेंगे हम लोग? सूक्ष्म जीवों का महत्व। इस तरह से लिखकर आप क्या करेंगे? पॉइंट वाइज इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। पहला लिखेंगे हम, ये बेकिंग में, अचार तथा अन्य खाद्य बनाने की प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो हमने ये लिख लिया। कैसे? बेकिंग में, अचार या अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में ये इनकी जो प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि हमने आपको बताया था फर्मेंटेशन की बात बताई थी हमने, और जैसे कि आपको बताया था किण्वन की प्रक्रिया, ये सब ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो खाद्य पदार्थ बनाने में सहायक होते हैं, है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? किण्वन प्रक्रिया यीस्ट द्वारा की जाती है। यीस्ट जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक सूक्ष्म जीव है जो किण्वन की प्रक्रिया करती है। किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन, है ना। फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया होती है वो उसके द्वारा होती है, जो शराब और ब्रेड की तैयारी में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो क्या बोलते हैं, जो बेवरेजेस होते हैं, जो ब्रेड वगैरह होते हैं, इन सभी को बनाने में इंडस्ट्रियल बेस पर भी इसका प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है बच्चे। तो किण्वन प्रक्रिया ईस्ट द्वारा, ये याद करके रखिएगा। अगला देखिए, अगला पॉइंट हम लिखेंगे लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है ना। ये इस बैक्टीरिया को तो आपने बिल्कुल याद करके रखना है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होती है वो दही के जमने में सहायता करता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, वो कौन सा जीवाणु है या कौन सी बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करती है? मिल्क को
कर्ड में, दूध से दही बनने में सहायक होती है। तो आपका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ओके, इसको आप लिखेंगे। अगला है, प्रदूषण कम करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रदूषण को कम करने के लिए भी इन जीवों का प्रयोग जो है किया जा सकता है। उनका उपयोग वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर सकते हैं, जिसमें कि राइजोबियम बैक्टीरिया की बात करेंगे आप लोग, ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गे की बात करेंगे, या फिर नीले हरे शैवाल की हम बात करेंगे यहाँ पर। उनका एग्जाम्पल देते हुए भी आप इसका आंसर जो है, इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। वे क्या करते हैं? वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रोजन को ठीक करके मिट्टी की उर्वरता या मिट्टी की सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ाने के लिए कार्य करती है। ओके। अगला, कई दवाइयां और एंटीबायोटिक्स तैयार करने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो हमें पता है बेटा, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो है, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब जो हमने पढ़ा था, एक एक करके हमने सब पढ़ा था ना बच्चे। तो ये सब ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो क्या करते हैं, जो जीवाणुओं के प्रति, जब हमें कोई रोग होता है तो उनके प्रति लड़ने में सहायक एंटीबायोटिक्स है। इन दवाइयों को बनाने में भी कौन सहायता देते हैं? कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो सहायता करते हैं। अगला, कुछ रोगाणुओं का उपयोग सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों के जैविक उपचार में भी किया जाता है। और कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं बेटा जिसका उपयोग जो है सीवेज ट्रीटमेंट में, या फिर जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह होते हैं ना बेटा, उनको क्लियर करने में, उनको ठीक करने में, उनके जैविक उपचार में भी किया जाता है। तो इतने पॉइंट्स को आप क्या करेंगे? लाभदायक सूक्ष्म जीव करके उनके जो महत्व के बारे में आप उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए। अब इसी तरह से अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका, जो 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो होगा सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। ओके, क्या पूछा गया है? जो हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनके इफेक्ट्स के बारे में भी आपसे क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। तो आप उसका आंसर क्या लिखेंगे? यहां पे देखिए, सूक्ष्म जीव कई मायने में हानिकारक भी होते हैं। तो हमने इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव जो है लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। तो सूक्ष्म जीव कई मायने में हानिकारक भी होते हैं। सूक्ष्म जीवों में से कुछ मानव, पौधों और जानवरों में बीमारियों के कारण बनते हैं। तो हमने बहुत अच्छी तरह से इसको जाना है कि ऐसे कई रोग होते हैं, जैसे मानव में ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कॉलरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, मलेरिया, ये सभी सूक्ष्म जीव फैलाते हैं, है ना। और पौधों में क्या क्या बताया था बेटा? पौधों में हमने क्या पढ़ा था? जीवाणु जो रोगाणु होते हैं वो कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस वगैरह कैसे रोग फैलाते हैं। 3 रोगों के बारे में भी हमने पढ़ा था, है ना। सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो वेन मोसेक ऑफ ओखरा प्लांट, है ना। ये सब पढ़ा था हमने, याद है आपको। और जानवरों में भी कई प्रकार के खुर रोग, एंथ्रैक्स रोग आदि बीमारियों के कारण बनते हैं। तो आपको जब भी आप लिखेंगे ना बेटा, आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कौन सा रोगाणु कौन से रोग फैलाते हैं, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके कैरियर्स कौन कौन से हैं, ये सब आपने बहुत डिटेल में आपने क्या करना है, याद रखना है। ऐसे रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहा जाता है। पैथोजेंस आपको बताया था मैंने, है ना। तो जो रोग फैलाने वाले ये भी 1 वर्ड का क्वेश्चन आ सकता है बेटा, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि रोगजनक किसे कहते हैं या पैथोजेंस किन्हें कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? ऐसे जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव है, जो रोग फैलाते हैं, उन्हें हम रोगजनक अथवा पैथोजेंस कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो है भोजन, कपड़े, चमड़े आदि को क्या करते हैं बेटा? खराब करते हैं,
है ना। क्या करते हैं, भोजन को खराब करते हैं, हमें पता है, विषाक्तन होता है, भोजी विषाक्तन होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, करते हैं कई सूक्ष्म जीव जिनको खाने से हमें फूड पॉइजनिंग होता है ना। कपड़ों को खराब कर देते हैं, चमड़े के जो चीजें होती है जैसे कि बेल्ट हो गया, जूते हो गए, चप्पल हो गए, इन सबको भी ये खराब करते हैं। तो मनुष्यों को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य रोग, जैसे कि अभी अभी आपको बताया, हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, तपेदिक आदि है। ठीक है। और कई सूक्ष्म जीव न केवल मनुष्यों में बल्कि पशुओं में भी बीमारियों के कारण बनते हैं। ओके। उदाहरण के लिए क्या बताया था मैंने आपको, एंथ्रैक्स रोग के बारे में बताया था, और जो कि एक मवेशी रोग है जो एक जीवाणु के कारण होता है। और पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियां फसलें जैसे गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब, इन सभी की उपज में क्या कर देती है, कमी कर देती है। इन सब की उपज को क्या करती है, कम कर देती है। तो इस प्रकार से ये जो जीवाणु होते हैं या जो रोगाणु होते हैं, वो कई प्रकार से क्या करते हैं, हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? बेटा सबने ये क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए हैं? ओके। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये सारे क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में अच्छी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अच्छी प्रकार के लिखेंगे भी साथ साथ में क्या करेंगे बेटा, हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे भी। ओके। अब बच्चे, कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम आपने जो याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं, बताइए आप मुझे, कौन कौन से सूक्ष्म जीवों के नाम आपने याद रखने हैं, एग्जाम्स में पूछे जाएंगे ये सब। बताइए ऐसे सूक्ष्म जीवों के नाम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो दही को जमाते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो ब्रेड में फर्मेंटेशन का कार्य, यानी कि ब्रेड ब्रेड की जो डो बनाते हैं हम लोग उसका फर्मेंटेशन का कार्य करती है, ऐसे सूक्ष्म जीव जो मलेरिया का कारक होता है ना, एड्स का कारक होता है। तो ये सभी क्या करना है, आपने याद रखने हैं। ठीक है। जैसे कि आपको क्या याद रखना है, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में याद रखना है। ये क्या करती है बेटा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ओके, या नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य ये करती है। और ये जो बैक्टीरिया है कौन सा, लैक्टो बेसिलस है ना, लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया जो है वो क्या करती है बेटा, दही जमाने में सहायक होती है। ओके, मिल्क से कर्ड बनाने में जो सहायक होती है वो होती है लैक्टोबैसिलस, है ना। अब यीस्ट की बात करें तो यीस्ट ये एक ऐसा सूक्ष्म जीव है, सहायक जो सूक्ष्म जीव है जो क्या करती है, किण्वन की प्रक्रिया करती है, फर्मेंटेशन, है ना, जो जैसे कि खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जो फर्मेंटेशन का जो प्रक्रिया करते हैं वो कौन करता है, यीस्ट करती है। ओके। अब बेटा, यस, अगला यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, प्रोटोजोआ, प्रोटो, सॉरी, एक मिनट, प्रोटोजोआ। ओके। तो प्रोटोजोआ, जैसे ही आप प्रोटोजोआ का नाम आएगा तो आप किसको याद रखिएगा, कौन सी बीमारी को याद रखिएगा बेटा, मलेरिया रोग, है ना, मलेरिया रोग। अब मलेरिया रोग, अब आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा सूक्ष्म जीव फैलाता है तो आप लिखेंगे प्रोटोजोआ, है ना। और इसका करियर्स कौन होते हैं, मस्कीटोस होते हैं, मच्छर होते हैं। और एड्स जैसे रोग, एड्स जैसे रोग कौन फैलाते हैं बेटा, विषाणु, है ना, विषाणु जिन्हें हम वायरस कहते हैं, क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। ओके। तो ये सब बातें जो है आपने याद रखना है। और हमने कुछ साइंटिस्ट लोगों के बारे में भी बात की थी, किस किस के बारे में बात की थी बेटा हमने,
जी हाँ, हमने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात की थी, लुई पैस्चर की बात की थी, है ना। तो लुई पैस्चर की बात जब भी हम करेंगे, जब भी हमसे पूछा जाएगा लुई पैस्चर के बारे में, तो आप सबसे पहले तो उनके बारे में क्या लिखेंगे बेटा? पैस्चराइजेशन, है ना। पैस्चराइजेशन के बारे में बताएंगे। जो क्या कौन सी क्रिया होती है जो दूध को खराब होने से बचाती है, उसका प्रिजर्वेशन में सहायक जो प्रोसेस होता है, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। और उन्होंने रैबिस वैक्सीन का भी इन्वेंशन किया था, वो आपके पुस्तक में नहीं है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करेंगे तो पेनिसिलिन की खोज उन्होंने की थी, है ना, जो एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये सब हम लोग अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ चुके हैं। एडवर्ड जेनर की बात करेंगे तो आप बताइएगा कि उन्होंने जो चेचक का जो टीका है, स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है, उसकी खोज की थी, है ना। और रॉबर्ट कोच की भी हमने बात की थी, जो क्या करते हैं, क्या किया था उन्होंने? बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जो एंथ्रैक्स रोग का कारक है। तो इतनी सारी बातें आप याद करके आप एग्जाम्स में जाएंगे तो जरूर आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे बेटा। और बेटा आपने याद रखना है कुछ मानव रोग, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले मानव रोगों के बारे में याद करना है। जंतु रोगों के बारे में याद करके रखना है। साथ साथ में पादप रोग, पादप रोग या प्लांट डिजीजेस के बारे में भी याद रखना है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे नए चैप्टर को लेकर। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक